साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, यूपीएसआई, बैंक्स और अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए अगर हम चाहें तो यहाँ पर टिक मार्क करके भी आपको प्रश्न को बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टिक मार्क वाला काम नहीं है। आपको प्रश्न होगा, प्रश्न के नीचे आंसर दिया रहेगा और उसके जस्ट नीचे ही पूरा एक्सप्लेनेशन भी रिटन फॉर्म में दिया रहेगा, जिससे कि जब आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करें हमारे टेलीग्राम चैनल से तो आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, और एक एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस कब मनाया गया? दिवस वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो पगड़ी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 13 अप्रैल, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल, ऑप्शन सी है 9 अप्रैल या फिर ऑप्शन नंबर डी है 10 अप्रैल। आइए देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है ए, यानी कि 13 अप्रैल को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस मनाया गया है। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो देखिए 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो पंजाब में कौन रहते हैं? पंजाबी, और पंजाबी क्या पहनते हैं? पगड़ी पहनते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि 13 अप्रैल को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, पगड़ी को अपने धर्म के हिस्से के रूप में अनिवार्य रूप में रखने के लिए सिखों पर सख्त आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 2004 से हर वर्ष 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस मनाया जाता है। तो शुरुआत कब से की गई? तो 2004 से पगड़ी दिवस की शुरुआत की गई है। ठीक है, और 2021 का जो पगड़ी दिवस है वो गुरु नानक देव की 552वीं जयंती और बैसाखी पर्व को समर्पित है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2021 वाला जो पगड़ी दिवस है वो किसको समर्पित है या फिर किसके लिए ये प्रतीक है? तो जो गुरु नानक देव है उनकी 552वीं जयंती को यह समर्पित है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2, अभी हाल ही में किस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया? ऑप्शन ए है चेतन चौहान, ऑप्शन बी है बलबीर सिंह जूनियर, ऑप्शन सी है काका हाथरसी या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि बलबीर सिंह जूनियर का भी हाल ही में निधन हो गया, जो कि एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। आइए इनके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो देखिए, बलबीर सिंह जूनियर जो कि 1958 की एशियाई रजत पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के हिस्सा थे, उनका निधन हो गया। तो कब ये भारतीय टीम के हिस्सा थे? तो 1958 में जो एशियाई खेलों में जब भारतीय टीम ने रजत पदक जीता था, उस भारतीय टीम का ये हिस्सा थे। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो 1962 में वे आपातकालीन कमीशन सैन्य अधिकारी के रूप में सेना में शामिल हुए थे। 1962 भारत चीन युद्ध था, तो उस समय आपातकालीन स्थिति में जो है इनको सेना में शामिल किया गया था। 1984 में मेजर के पद से रिटायर भी हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हॉकी के खिलाड़ी थे, आपको याद रखना है, बलबीर सिंह जूनियर आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न नंबर 3, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने 52 जिलों के लिए 52 करोड़ रुपए की राशि जो है जारी की है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी है केरल। अब आप यहाँ से प्रश्न के द्वारा ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 52 जिले किस राज्य में है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी कि मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और मामा शिवराज सिंह चौहान ने अपने 52 जिलों के लिए 52 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इन 52 करोड़ रुपए का यूज कहाँ पर किया जाएगा और क्यों किया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रदेश के 52 जिलों के लिए 52 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। यह राशि हर जिले में कोरोना वायरस से निपटने के लिए मतलब जारी की गई है। तो 1-1 करोड़ रुपए हर जिले को यहाँ पर दिया गया है कोरोना वायरस से निपटने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होगा? तो आधुनिक उपकरणों की खरीद, पुनर्वास स्थलों में भोजन, कपड़े की व्यवस्था आदि में इसकी जो है यूज किया जाएगा। जो राशि यहाँ पर 1-1 करोड़ रुपए दी जाएगी, तो नए नए जो है उपकरण खरीदे जाएंगे, साथ ही साथ जो है जो पुनर्वास केंद्र यहाँ पर स्थापित किए गए हैं वहाँ पर भोजन और कपड़े की व्यवस्था की जाएगी। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। तो केन विलियमसन का जो है संबंध किस खेल से है? अभी हाल ही में ये न्यूज़ में बने हुए हैं, क्यों न्यूज़ में बने हुए हैं वो भी हम आपको बताएंगे, और इनका संबंध किस देश से है वो भी हम आपको बताएंगे। ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है बॉलीवुड या फिर ऑप्शन नंबर डी है टेनिस। तो किस क्षेत्र से संबंधित है केन विलियमसन? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि क्रिकेट से संबंधित है केन विलियमसन। आइए देखते हैं ये किस देश के खिलाड़ी हैं। तो देखिए, केन विलियमसन का संबंध क्रिकेट से है। यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। इन्हें हाल ही में चौथी बार सर रिचर्ड हेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 6 वर्षों में उनका यह चौथा रिचर्ड हेडली पुरस्कार है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनको हाल ही में रिचर्ड हेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो जो खेल और खिलाड़ी आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, तो यह प्रश्न बन सकता है। जो भी आपकी हाल ही में एसएससी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें भी बन सकता है, और पीएससी का एग्जाम जो आने वाला है उसमें भी यह प्रश्न बन सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो योजनाओं से संबंधित ये प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने जहां झुग्गी वहीं मकान योजना चालू की है? आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं।
ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन बी है दिल्ली सरकार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश सरकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र सरकार। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर बी यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा जहां झुग्गी वहीं मकान योजना चालू की गई है। क्या है ये योजना, कितने रुपए जारी किए गए हैं वो भी आपको बताते हैं। देखिए, अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने जहां झुग्गी वहीं मकान योजना चालू की है। दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार अनाधिकृत रह रहे झुग्गी और कॉलोनी वासियों के लिए 5328 करोड़ रुपए का बजट लेकर आई है। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो 5328 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर पेश किया गया है जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं उनके लिए मकान बनवाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो देखिए, किस नगर निगम के द्वारा भारत में पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। तो ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा बन गया है, आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन है ग्वालियर नगर निगम, ऑप्शन बी है गाजियाबाद नगर निगम, ऑप्शन सी है भोपाल नगर निगम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर बी यानी कि गाजियाबाद नगर निगम ने यहाँ पर भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। आइए देखते हैं। देखिए, देश का पहला ग्रीन बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया। इस ग्रीन बॉन्ड से गाजियाबाद नगर निगम ने 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस राशि का प्रयोग पर्यावरण प्रोजेक्ट के तौर पर किया जाएगा। देखिए, जैसे ग्रीन बॉन्ड नाम ही है तो ग्रीन काम में इसका यूज़ किया जाएगा, यानी कि पर्यावरण, हरित जो पर्यावरण होता है उसको और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर इसका यूज़ किया जाएगा। 150 करोड़ रुपये की राशि का पेड़ पौधे वगैरह लगाए जाएंगे, पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7, अभी हाल ही में चर्चा रहे अंतरिक्ष रोवर राशिद का संबंध किस देश से है। तो अभी चर्चा में बना हुआ है अंतरिक्ष का जो रोवर है राशिद, तो उसका संबंध किस देश से है। ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है यूएई, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पाकिस्तान। चलिए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर इसका सी यानी कि यूएई से संबंध रखता है राशिद रोवर। देखिए, तो यूएई ने घोषणा की है कि वर्ष 2022 में चंद्रमा पर अपना एक रोवर भेजने वाला है जिसका नाम राशिद होगा। ठीक है, तो राशिद नाम का रोवर यहाँ पर यूएई के द्वारा भेजा जाएगा। अब देखिए, यूएई की राजधानी की बात कर लेते हैं, तो आबू धाबी जो है वो यूएई की राजधानी है। यूएई की मुद्रा की बात करते हैं तो दिरहम जो है वो यूएई की मुद्रा है, और एक दिरहम बराबर 20.43 रुपये जो है भारत का होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक दिरहम बराबर 20.43 रुपये भारतीय रुपये के बराबर होता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8, पोषण ज्ञान नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है डीआरडीओ, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है नीति आयोग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गृह मंत्रालय। तो पोषण ज्ञान नाम से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो किसने लॉन्च किया है। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर सी यानी कि नीति आयोग ने पोषण ज्ञान नाम से एक प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, नीति आयोग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज और अशोक यूनिवर्सिटी की साझेदारी में 13 अप्रैल को पोषण ज्ञान जो है इनिशिएट यहाँ पर लॉन्च किया है। यह स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित एक राष्ट्रीय भंडार है। ठीक है, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं और पोषण की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी डिजिटल माध्यम से। चलिए नीति आयोग की बात यहाँ पर कर लेते हैं। नीति आयोग की यहाँ पर चर्चा में बना हुआ है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष तो आपको पता है प्रधानमंत्री ही होते हैं। उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत जो है वो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और हर एक जानकारी भी आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो भी नई चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं तो नोट्स बनाते चलिएगा, जो आपको आपके एग्जाम में सफल कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। तो भारतीय सेना ने 36वां सियाचिन दिवस कब मनाया है। ऑप्शन ए है 10 अप्रैल, ऑप्शन बी है 12 अप्रैल, ऑप्शन सी है 13 अप्रैल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 9 अप्रैल। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी यानी कि 13 अप्रैल को भारतीय सेना ने 36वां सियाचिन दिवस मनाया है। अब ये दिवस क्यों मनाया जाता है, आइए उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, भारतीय सेना ने 36वें सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाया है। सियाचिन जो है वो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। जैसा कि आपको पता है सबसे ठंडा स्थल और सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल जो है वो कौन है, सियाचिन है। तो 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, और उसी की याद में जो है ये सियाचिन दिवस मनाया जाता है। शिक्षक नहीं, सियाचिन दिवस जो है उसी की याद में मनाया जाता है जब 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध ऑपरेशन मेघदूत चलाया था और विजय प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर सियाचिन दिवस है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं।
प्रश्न नंबर 10 है, मूक या खामोश बीमारी के रूप में किसे जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, घुमा करके यहाँ पर हम प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे हैं, नहीं तो सीधा प्रश्न पूछा जा सकता था। देखिए बताएंगे आपको सीधा प्रश्न कैसे पूछा जा सकता था। ऑप्शन है चगास रोग, ऑप्शन बी है मलेरिया रोग, ऑप्शन सी चर्म रोग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका चगास रोग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब देखिए ये प्रश्न कैसे पूछा जा सकता था। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता था कि चगास दिवस कब मनाया गया। सही आंसर हो जाता आपका 14 अप्रैल को चगास दिवस मनाया गया है। लेकिन ये खामोश या मूक बीमारी के रूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे थोड़े अच्छे लेवल के प्रश्न बना करके पूछे जाएंगे, घुमा करके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चगास रोग, जिसे मूक या खामोश बीमारी भी कहते हैं, इसका दिवस हर वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार चगास दिवस जो है वो वर्ष 2020 में मनाया गया था, ठीक है। अब देखिए ये प्रभावित किसको करता है, तो यह मुख्य रूप से उन गरीब लोगों को प्रभावित करता है जिनके पास स्वास्थ्य की देखभाल तक पहुंच नहीं है, यानी कि स्वास्थ्य की प्राथमिक जो है उपयोगिता भी वहाँ पर नहीं है, उन लोगों को यह प्रभावित करता है चगास रोग। याद रखिएगा 14 अप्रैल को चगास दिवस मनाया जाता है। प्रश्न बार बार पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है और ऐसे दिवस वाले प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कल हमने आपसे पूछा था कि निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान में कहां पर किया गया है। बहुत से लोगों ने सही आंसर दिया है। भाग 15 अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का यहां पर वर्णन किया गया है, 324 से 329 तक। देखिए सही आंसर किस किसने दिया, तो संध्या पाटले, प्रमीला प्रजापति, युवी सिंह, तृप्ति दुबे, प्रिंसी राय, इन लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। काफ़ी डिटेल में पूरी जानकारी दी है। तो आज जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसको भी आपको डिटेल में ही जानकारी देनी है, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रश्न अगर आप उसका आंसर लिख देते हैं कमेंट बॉक्स में, तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। फिर जब आपकी परीक्षा में वो प्रश्न टकराएगा तो आप उसका बिल्कुल सही आंसर लगा कर आएंगे। 99.99% चांस होता है कि आप बिल्कुल सही आंसर उसका लगा करके आते हैं। तो आज का प्रश्न है आपके लिए कि वर्ष 2020 का जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है। वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप पूरी जानकारी इसमें लिखेंगे, कितने लोगों को दिया गया है, किस किस खेल से संबंधित है, वो भी आप लिखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए MPPSC की दृष्टि से प्रैक्टिस सेट भी रोज लेकर के आते हैं। साथ ही साथ प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह भी हम आपको शाम को 4 बजे लेकर के आते हैं, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।